हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमने लास्ट टाइम वर्क में डिस्कस किया था नेचर ऑफ वर्क एंड वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। क्लियर है? चलिए एक फास्ट आपको रिकैप करवा देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है कि वर्क का नेचर 3 टाइप का है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 हो। और वर्क डन ज़ीरो कब होगा? जब थीटा क्या हो, एग्जैक्टली 90 हो या फिर 270 हो। और एक और कंडीशन बनती है कि वर्क डन ज़ीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे चौकीदार वाला केस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, चौकीदार मूव नहीं करता है, मान लो बैठे बैठे रहता है वो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क डन बाय द चौकीदार कितना, ज़ीरो। ठीक है, अगर थीटा आपका लेस देन तो 270 हो परंतु ग्रेटर देन 90 हो, तो इस केस में वर्क डन आपका कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो ये ग्रेविटी लग रही है किसी बॉल पर, डेट इज़ उसका वेट लग रहा है, और आप बॉल को ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज़ ऑलवेज नेगेटिव व्हेन यू जस्ट अपलिफ्ट ए बॉल। ठीक है कि नहीं बात? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और एग्जांपल लो, मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पर और ये चलने लग गया तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रही है। ठीक है कि नहीं बात आपको, जबकि फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, इनके बीच में एंगल कितना है, 180। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव। क्लियर है बात? अच्छा, अब पॉजिटिव वर्क की बात कर लें। अगर आप देखें एक बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, अगर बॉडी डिस्प्लेस करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ आई बात बेटा आपको? जीरो की बात कर लें हम, जीरो कब होगा, ये भी मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किए थे। जैसे कोई एक बॉल को आप रोटेशन में रोटेट करवा रहे हो, क्लियर है बात आपको, तो आपको पता है कि टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगेगी, लेकिन रियलिटी में देखें बॉल की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है। क्लियर है बात? अगर जब बॉल यहाँ पर होगी तो टेंशन अंदर की तरफ, लेकिन बॉल डिस्प्लेस इस तरफ हो रही है, सच डैट इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। तो वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है? इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम का केस लें आप। सिंपल पेंडुलम को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये पोजीशन लेगा वो, आंखें ना, तो एट एनी टाइम देखें टेंशन अंदर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, और जितना ये एंगल होता है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ उतना ये एंगल होगा। इस mg को रिजोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। अब इस mg sin थीटा की वजह से बॉल इस तरफ डिस्प्लेस होगी, इस तरफ आना चाहिए, सच दैट टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 है। जिस तरफ mg sin थीटा लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर बॉल के या पेंडुलम के मूव करने के लिए टेंशन के द्वारा वर्क डन कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है टेंशन उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है वर्क डन में। उसी तरीके से वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा, ज़ीरो। इसी तरीके से वर्क डन बाय द mg cos थीटा, ये भी कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि अगर आप देखें ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो mg cos थीटा भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, और वर्क डन बाय द mg cos थीटा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इस बात में कोई डाउट, कोई समस्या बेटा आपको? नहीं। चलिए नेक्स्ट, मैंने आप लोगों के साथ बात की थी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, उसमें क्या सीखा था आपने? उसमें उसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले वो बताता हूँ। देखो ये एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है, और आपने क्या लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रही है तो थीटा कितना होगा, 0, सच डेट कोस 0 कितना हो जाएगा, 1, और वर्क डन कितना आ जाएगा, F इंटू डी। अब समझने वाली बात ये है कि ये F हमेशा कांस्टेंट रहा है, मतलब अगर आपने इसको 10 न्यूटन लगाया था तो जब तक यहाँ पर ये बॉडी ना पहुँच जाए तब तक कितना लगता रहेगा, 10 न्यूटन ही लगता रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। तब तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, वैलिड है। लेकिन कल को
आपका फोर्स चेंज हो रहा हो, मतलब यहाँ पर फोर्स फंक्शन हो किसका, एक्स का। इसका क्या मतलब होता है, फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब फोर्स आपको ऐसे दिया पाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स के फंक्शन में दिया पाएगा, ठीक है कि नहीं बात, आपको ऐसे दिया पाएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे एक्स बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है। तो आपको क्या करना होता है, आप अगर हम देखें एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब बॉडी चली नहीं तो आपने, जब स्टार्टिंग रेस्ट पर थी तो आपने कितना फोर्स लगाया, 4 लगाया। 0 पुट करो एक्स की जगह तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 4 न्यूटन आएगा। उसी तरीके से जब बॉडी एक्स इज इक्वल टू 1 पर पहुंची तो कितना फोर्स होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, तो आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 देखो आप, एक्स इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी कि 6, 6 प्लस 4 10, फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन आया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन बदल रही है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू, अमाउंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको उस केस में टोटल वर्क डन कितना करेगा ये फोर्स, ये बताना है। तो उसके लिए आपको क्या बताया था ट्रिक मैंने, आपको करना क्या है, अगर आप देखें लेट मैं मान लेता हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरीके का रिलेशन है, कुछ भी इस तरीके का रिलेशन है जनरल, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखता हूँ, लेट दिस विल बी डी एक्स। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स बढ़ा वो देखते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो ना के बराबर बढ़ा है, इसको आप क्या एज्यूम कर सकते हो, एफ ई एज्यूम कर सकते हो। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, तो आप मान सकते हो कि फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन अगर मैं निकालूं डी डब्ल्यू तो वो कितना होगा, एफ इंटू डी एक्स। और एफ इंटू डी एक्स को अगर आप देखें, दिस इज़ एफ और दिस इज़ डी एक्स, इट इज़ नथिंग बट दिस एरिया ऑफ स्ट्रिप। भाई ये रेक्टेंगल के जैसे बिहेव कर रहा है, ये आपकी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, आपकी चौड़ाई हो गई, क्लियर है। दिस इज़ नथिंग बट एरिया ऑफ स्ट्रिप, समझ आई बात आपको। अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, मान लो मैं इसको कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूँ बॉडी को, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10 मीटर तक मैं मान लो डिस्प्लेस कर रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा बेटा, 0 से 10 तक, क्लियर है बात। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स को आप ऐड करते जाएं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया अंडर। अगर आप ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप को ऐड करेंगे तो ये सारा ही एरिया आ जाएगा इस कर्व के नीचे का, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। समझ आई या नहीं आई बात आपको। दिस विल बी योर टोटल वर्क डन। तो जब भी आपको वेरिएबल फोर्स दिया हुआ हो, आपको क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा। और वो इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, अगर आपको फंक्शन दिया हो तो आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो आपको ऐसे फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 10 न्यूटन, तो उस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वहाँ से आपका आंसर निकलेगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ दिया हो और पूछा गया वर्क डन कितना है, तो आप क्या निकालोगे, उस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। जैसा कि आपको पता है कि वर्क कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हमने स्टार्टिंग में जब हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर बताया था आपको, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी पाथ डिपेंडेंट होती हैं ये क्वांटिटीज़, पाथ डिपेंडेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, अगर मैं 2 पॉइंट लूँ ए एंड बी, ठीक है, मैं ए से बी पर आना चाहता हूँ और ए से बी पर आने के 3 पाथ अवेलेबल हैं, ठीक है कि नहीं बात आपको, 3 पाथ क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप ए से बी ऐसे आओ या ऐसे आओ, तो आपको अलग अलग वर्क डन लगेगा। मतलब फॉर सेम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वर्क डिपेंड अपॉन द विच पाथ यू हैव चूजन। जो पाथ आप चूज़ करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वर्क डन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पर अलग वैल्यू और यहाँ पर अलग वैल्यू आएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट बेशक आपके सेम हो किन्हीं भी दो या 3 पाथ के लिए, परंतु जो क्वांटिटी स्केलर होगी वो पॉइंट पर डिपेंड ना होकर किस पर डिपेंड होगी, किस पाथ को आप चूज़ करते हैं, ठीक है कि नहीं बात। तो जो वर्क डन है वो आपका कैसी क्वांटिटीज़ होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। परंतु किसी किसी फोर्स के लिए फॉर सम फोर्सेज वर्क कैसे बिहेव करता है,
वर्क बिहेव करता है आपका वेक्टर के जैसे। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वो पॉइंट डिपेंडेंट होती है। वो कैसे डिपेंड होती है बेटा? पॉइंट डिपेंडेंट। मतलब वेक्टर क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा पाथ को चूज़ किया है। तो किसी किसी फोर्सेस के लिए वर्क वेक्टर के जैसे बिहेव करेगा, मतलब किसी किसी फोर्सेस के लिए तीनों पाथ पर वर्क की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है कि नहीं बात आपको? और उन्हीं फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स। और जो बाकी फोर्सेस है जिनके लिए वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ रही है फॉर डिफरेंट पाथ, अगर आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को फिक्स किया हुआ है, सेम लिया हुआ है, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मैं इसको फटाफट आपको रिकैप या रिवाइज करवाऊं तो आप इतना बोलेंगे कि देखिए वर्क वैसे तो है स्केलर क्वांटिटी, परंतु किसी किसी फोर्स के लिए वो वेक्टर के जैसे बिहेव करता है और उन्हीं फोर्सेस को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब उन फोर्सेस के लिए वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये फोर्सेस बहुत ही लिमिटेड हैं और जो बाकी फोर्सेस जिनके लिए वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक एग्जाम्पल लूँगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो, मान लो ये एक बॉल है और इसको आपने ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है कि नहीं बात आपको? और ये एक इंक्लाइन प्लेन है, समझ आई बात आपको? अगर आप ऐसे बॉल को ड्रॉप करोगे तो वो एक समय के बाद यहाँ आएगी, और आप ऐसे बॉल को इस इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ो तो एक समय के बाद बॉल यहाँ पर आएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? आप देख सकते हो कि दोनों सेम लेवल पर है, तो मैं मान सकता हूँ कि दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी क्या है? सेम है। अगर मैं एक फोर्स को लूँगा और वो फोर्स क्या है? इसका खुद का वेट, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वेट के लिए वर्क डन कैसे बिहेव करता है, वेक्टर क्वांटिटी के जैसे या फिर आपका स्केलर क्वांटिटी के जैसे। अगर हम ये हाइट को h माने और ये डिस्टेंस, ये एंगल थीटा मान लो और ये डिस्टेंस कितनी मान लो आप? s मान लो। तो इस केस में अगर हम वर्क डन को देखें तो वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है बेटा? mg लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट h है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो वर्क डन इन फर्स्ट केस कितना आया? mgh आया। ठीक है कि नहीं बात आपको? अब मैं mg के लिए इस पाथ के लिए वर्क डन निकालूंगा। अगर वो इतना ही आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि mg के लिए वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और mg यहाँ पर फिर क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फिर क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि आपको पता है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी। अगर मैं वेट को रिजोल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? mg साइन थीटा। क्योंकि बॉल इस तरफ मूव कर रही है तो mg साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। तो वर्क डन इन सेकंड केसेस आप बोलेंगे mg साइन थीटा इज द फोर्स, यस और नो, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s है। ये फोर्स का काम कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है? 0 है। ये बात समझ आई या नहीं? यही बात देखो, ये टोटल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो वर्क इन सेकंड केस कितना है बेटा? mgs साइन थीटा। तो आपको लगेगा कि सर ये वर्क डन और ये वर्क डन अलग अलग आया है, तो mg आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन रुकिए, साइन थीटा अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये रहा विच इज इक्वल टू h, और सॉरी साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा? s है। ठीक है कि नहीं बात? तो अगर मैं पुट करूँ mgs इंटू h बाई s, s से s कट गया, कितना है वर्क डन इन सेकंड केस? mgh, जो कि पहले वाले केस के बराबर है। आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क डन इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसने कौन सा पाथ लिया है, वो सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों की जो हाइट या कहूँ दोनों सेम लेवल पर हैं और दोनों फाइनल भी क्या है? सेम लेवल पर है। क्लियर है बात? तो mg यहाँ पर क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ और फोर्स होते हैं और उनके द्वारा वर्क डन कैसा ट्रीट किया जाता है? कंजर्वेटिव ट्रीट किया जाता है। मतलब उनके द्वारा वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उन फोर्सेस को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको जो लिस्ट कंजर्वेटिव फोर्स की वो मैं बता रहा हूँ। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स, एक है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सभी फोर्सेस आपके कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, मतलब इनके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं सर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है कि नहीं बात आपको? अगर आप देखें इस केस में फ्रिक्शन इस पाथ के अलोंग लगेगा, सिर्फ इस पाथ के अलोंग, है ना, और इस केस में फ्रिक्शन इस पाथ के अलोंग लगेगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा इस पाथ में एज कम्पेयर टू दिस पाथ, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपका पाथ के ऊपर। क्लियर है बात? तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। इसी तरीके से इंडक्शन फोर्स होता है, वो भी आपका क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो इंडक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनको ज़्यादातर पढ़ेंगे हम किस में? क्लास 12th में। क्लियर है कि नहीं बात आपको? अब एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा, उसके बाद आपकी आज की क्लास को ऑफ करेंगे। अगर आप राउंड ट्रिप पर जाते हो, ठीक है, राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ पहले। तो मतलब आप ऐसे आए, इस बॉल को यहाँ पर रखा और फिर इस बॉल को ऊपर ले गए इसी लेवल तक, ये यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। अगर आप राउंड ट्रिप पर जाते हो और उस राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स देखना चाहते हो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स देखना चाहते हो, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा। फॉर ए राउंड ट्रिप वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए वेट नीचे लग रहा है इनिशियली और लेट आप h हाइट नीचे गए। क्लियर है कि नहीं बात आपको? h हाइट नीचे गए तो वर्क डन, अगर मैं इसको a बोलूँ और इस पॉइंट को पॉइंट b बोलूँ, तो वर्क डन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू कितना? mg के द्वारा वर्क डन देखूंगा सिर्फ मैं, तो क्योंकि मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। mg नीचे की तरफ और h भी नीचे की तरफ और इनके बीच में एंगल कितना? 0, ठीक है कि नहीं बात आपको? तो ये कितना आ गया? वर्क डन बाय द ग्रेविटी फ्रॉम a टू b इज mgh। इसी तरीके से अगर जब मैं इसको b से a पर लेके आऊँगा तो ग्रेविटी तो नीचे लगती रहेगी बेटा, है ना? ग्रेविटी तो कैसे लगती रहेगी? नीचे लगती रहेगी, है ना? mg नीचे लगेगी और h ऊपर लगेगा, क्योंकि आप उसको आप ऊपर लेके जा रहे हो और उनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस mgh। तो राउंड ट्रिप के लिए देखें तो आप क्या करेंगे? AB को BA में जोड़ देंगे और ये कितना आएगा? 0 प्लस mgh और माइनस mgh, ठीक है कि नहीं बात? तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक राउंड ट्रिप के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसको समझिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। बाय।